हेलो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था, फिफ्थ चैप्टर जो 11th फिजिक्स का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने लॉ ऑफ मोशन का जो चैप्टर लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आशा है कि आपने जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। अब हम आज करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों के सामने समस्याएं रहती हैं, इसलिए हमने पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो आज आपके लिए बनाया है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप अब हम जो है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे, उनको एक बार अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब हम फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आएगा, उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यदि आपने टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान से पढ़ी हैं या पढ़ोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी, आपको इतनी परेशानी नहीं आनी होगी। तो वीडियो को जो है बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट इसमें हम आपके सामने रखेंगे कि किस टाइम कौन सा फार्मूला आपने लगाना है, और कुछ हम ट्रिक्स भी देंगे जिससे आपकी समस्याएं जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है लॉज ऑफ मोशन क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हम पहले बेसिक पॉइंट इसमें आपको क्लियर करेंगे, फिर हम टिप्स एंड ट्रिक्स के पर आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए हमारा जो चैप्टर है ये न्यूटन लॉ से शुरू होता है। न्यूटन लॉ में तो हमारे पास देखिए एक ही फार्मूला था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास फार्मूला था। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra, चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपका अपना चैनल है। तो हमें इससे आप अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें जो है मोटिवेशन मिलता है, हम खुश होते हैं देखकर। तो प्रॉब्लम को हम मैकेनिक्स में किस तरह से सॉल्व करेंगे आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा आपको दे देते हैं, हमने अभी तक पढ़ा क्या है। मोस्टली हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे इसमें। फ्रिक्शन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, और बैंकिंग ऑफ एंगल, ये इसमें मेन हमारे पास पॉइंट रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स की ही बात कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये देखिए एक फोर्स होता है जो कहाँ लगता है, बॉडी के जो है सेंटर की ओर हमेशा लगता है। ये मतलब दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस एंड द टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सर्कल है ना, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर है। तो ये जो रेडियस है इसके अलोंग ये वर्क करता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है। क्लियर है पॉइंट। तो ये होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। डेफिनेशन में हम क्या ले सकते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स है। और मैथमेटिकली हम क्या देते हैं, एफ से हम इसको लिखते हैं, कई बार यहाँ पे सी लिख देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फार्मूला यही है हमारे पास। उसके लिए हम कई बार लिख देते हैं एफ सी जी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एफ सी जी भी लिख देते हैं, तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए, फार्मूला दोनों का सेम है, यही डिफरेंस क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगता तो वही रेडियली है हमारे पास, द फोर्स जो होगा हमारे पास कहाँ लगेगा, आउटवर्ड रेडियल फोर्स होता है ये, और एक्टिंग ऑन एन एजेंट अप्लाइंग सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्री फोर्स इज इक्वल टू दी
मतलब दोनों का सेम होगा। मतलब देखिए ये दोनों का सेम फार्मूला हमारे पास, F इजिकल टू mv² डिवाइड बाई r। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का सेम है। डेफिनेशन क्या रहेगी? द आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक रियल फोर्स नहीं है, और इसलिए हम कई बार इसको जो है फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं या सूडो फोर्स भी बोलते हैं, मतलब नकली एक तरह का, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच अपोजेज और टेंड टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। मतलब जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है और उन दोनों फोर्स को रोकने की कोशिश करता है ना, मतलब बॉडी की फोर्स को रोक देता है या मोशन को रोक देता है, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है हमारे पास। और फ्रिक्शन हमारे पास मोस्टली हम 3 तरह के फ्रिक्शन ले चलेंगे। एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जब बॉडी रेस्ट में होती है, एग्जैक्टली रेस्ट में होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये जब इसे मान लो बॉडी कोई स्लाइड करना जब आरंभ कर देगी ना, तो वो लिमिटिंग में आ जाएगा। और जब ये एक जगह पे खड़ी है तो ये कौन सा हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। मतलब बॉडी इसीलिए खड़ी है क्योंकि ये मूव नहीं कर रही, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब ये मूव करना आरंभ कर देती है ना, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात शुरू कर देते हैं। और तीसरा एक हमारे पास काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन है। तो काइनेमेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होगा? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्चुअली मूव करती है ना, तो हम बोलते हैं उसको काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। नाम से जैसे क्लियर हो रहा है। एक देखिए हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बार बार बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हम बार बार बात करेंगे, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिखते हम उसको U से हैं, कोफिशिएंट फ्रिक्शन को हम लिखते U से हैं। तो ये होती क्या है? इट इज द रेशो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रेशो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास लगता है, टू दी नॉर्मल रिएक्शन R, टू दी नॉर्मल रिएक्शन R। अभी हम आपके सामने ये फिगर लेके आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या नॉर्मल रिएक्शन होता है और क्या वेट होता है और किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्यूशन में लेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डायग्राम ड्रा करना है हमें सिस्टेमेटिकली, और उसके हर पार्ट हमें दिखाने होंगे। जैसे मान लो कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन यदि आपने दिखाना है तो आपको इस तरह से दिखाएंगे इंक्लाइंड प्लेन। इसमें हमें क्या दिखाना पड़ेगा? एंगल दिखाना पड़ेगा, और बॉडी कोई मूव कर रही है, तो इस तरह से हमें पहले तो एक जो है चार्ट बनाना पड़ता है, फिगर बनाना पड़ेगा कि बॉडी किस तरह से मूव कर रही है और उसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा और वेट कहाँ तक रहेगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा, वो हमें दिखाने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चूज ए कन्वीनिएंट पार्ट ऑफ द असेंबली एज वन सिस्टम। मतलब हमें एक पार्ट बना लेना है उस बॉडी का, किस तरह से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा हमें? ड्रा ए सेपरेट डायग्राम विच शोज द सिस्टम एंड ऑल द फोर्सेज ऑन द सिस्टम बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द असेंबली इंक्लूड आल्सो द फोर्स ऑन द सिस्टम बाय अदर एजेंसीज, डो नॉट इंक्लूड द फोर्स ऑन द इन्वायरमेंटल बाय द सिस्टम। मतलब जो हमें जो निकालना है वो फोर्स हम कंसिडर करेंगे जो ज़रूरी होते हैं, तो इन्वायरमेंटल का हम उसमें मतलब डिस्टर्बेंस नहीं लेके चलेंगे। और इस तरह के हम डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बोलते हैं। तो दूसरी इसमें नोट कर लीजिए कि नोट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज विदाउट नेट फोर्स। इसका मतलब ये भी नहीं चलेंगे। फोर्थ पॉइंट, इफ़ ए फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्सेस, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दैट आर आइदर गिवन और यू आर श्योर द रेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अननोन टू डिटरमाइन द यूजिंग लॉ ऑफ मोशन। और यदि जरूरी हो तो फॉलोइंग सेम
procedure for another choice of system. In doing so, employ Newton's third law, that is, if in a free body diagram of A, the force on A due to B is shown in, जैसे हमने चैप्टर में किया था, तो फ्री बॉडी रिलेशन के लिए किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने किया था, उसको आप उस वीडियो के एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसमें आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास किसी बॉडी के बारे में जब हम डायग्राम बनाते हैं तो किस तरह से इसको हमने सॉल्यूशन में लेकर आना है। अब जब किसी बॉडी को हम हॉरिजेंटली रख देते हैं किसी भी सरफेस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन आर हमारे पास एम जी होता है। देखिए अब ये हमारा फिगर है, देखिए ये देखिए ये बॉडी है हमारे पास कोई, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, हॉरिजेंटल प्लेन है। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है किसी थीटा एंगल पर, इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल कोई भी थीटा बना रहा है। और ये देखिए बॉडी है हमारी कोई भी, और बीच में इसके फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये देखिए क्या क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो हमारे पास जो जब हम इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हमारा नॉर्मल होता है, आर लिखते हैं, और कई बार एन से भी लिख देते हैं, नॉर्मल को आर एन भी लिख देते हैं, कई बार आर लिख देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और देखिए जब इसी के जो सामने होगा बिल्कुल फ्रंट में, तो हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक तो कोस थीटा लेते हैं और एक साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा देंगे हम हॉरिजेंटली लेके चलेंगे, इसका मतलब ये जो इसके पैरेलल में होगा ना, तो वो साइन थीटा में आ जाएगा, एम जी साइन थीटा होगा। और जो परपेंडिकुलर में आएगा वो क्या होगा हमारे पास, एम जी कोस थीटा होगा। और जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो हमारा होता है वेट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है, और उसको लिखते हैं हम एम जी। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। देखिए एक एंगल ये भी बन रहा है हमारे पास, एक एंगल कहाँ बनता है हमारा, ये एंगल बनता है, देखिए ये, ठीक है ना। और एक एंगल ये बनता है। इन एंगल के बारे में हम आपसे बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है हमारा, और एक फोर्स हमारा नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्लोप। देखिए ये फिगर देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, तो जो ये होता है हमारे पास एंगल ऑफ स्लोप होता है, मतलब इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, या एंगल ऑफ, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास, ये क्या है, हमारी कोई बॉडी है, मूविंग कर रही है, स्लाइड कर रही है हमारी, ठीक है। और तो जो ये क्या होगी हमारे पास, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी पैरेलल टू स्लोप, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी पैरेलल टू स्लोप, जिसको हमने एम जी साइन थीटा लिया है। क्या लिया, एम जी साइन थीटा, जिसको हम लेकर चले हैं, एम जी साइन थीटा। और देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर। और इसको क्या लिया हमने, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा इसको लिया हमने, ठीक है ना। और ये क्या, कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू दी स्लोप बोलते हैं, इसको एम जी कोस थीटा लेके चलेंगे। और ये क्या है, डाउनवर्ड वेट हो जाएगा, और इसको हम क्या लेते हैं, एम जी लेते हैं, क्या लेते हैं, एम जी। तो ये है, जब भी हम किसी भी इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे तो हमें ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये बेसिक पॉइंट है हमारे पास। तो इसमें हम दो पॉइंट लेके चलेंगे। कंसीडर एन इंक्लाइन प्लेन विच एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज शोन इन फिगर, जैसा हमारा ऊपर फिगर दिया गया है। लेट द एंगल विच दिस प्लेन, क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा है, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा द ऑब्जेक्ट मे नॉट स्लाइड डाउन। ये ध्यान से देखिए, यहाँ से नोट कर लीजिए ध्यान से, फॉर स्मॉल एंगल थीटा द ऑब्जेक्ट मे नॉट स्लाइड डाउन। देखिए जैसे मान लो ये है, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, ये एंगल है। अगर ये एंगल मान लो छोटा होगा, अगर देखिए अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए फिर तो बॉडी मूव करेगी ही नहीं। तो थोड़ा सा हमने एंगल ज़्यादा कर दिया, यानी कि एंगल स्मॉल है, इधर से तो हम ज़्यादा करते हैं ना, और ऊपर से स्मॉल हो जाएगा। फॉर एज द थीटा इंक्रीज फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा द ऑब्जेक्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। तो यदि हम इस एंगल को बढ़ा देंगे ना, तो जो इसके ऊपर बॉडी है वो जो है स्लाइड करेगी, क्या करेगी, स्लाइड डाउन। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। क्या होगा एंगल, समझ रहे हैं ना, एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा। देखिए पहले तो बॉडी क्या थी, हिल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही उसने हिलना शुरू कर दिया तो वो एंगल ऑफ रिपोज बन जाता है, ठीक है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। हैंस एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन बिगिन टू स्लाइड। देखिए हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल, ये देखिए
ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और इसी को हम एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसी को। देखिए ये जब तक हम मान लो इसको अगर डाउन अगर हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, ठीक है ना, इसको लेते हैं, तो क्या अब तब बॉडी मूव ना करे, तब ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है। लेकिन इस एंगल को हमने बढ़ा दिया और इस बॉडी ने मूव कर दिया शुरू करना, तो फिर ये क्या बन गया, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो डेफिनेशन हम क्या लेके चलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज को अल्फा से डिनोट करते हैं। द मिनिमम एंगल ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी केप्ट ऑन इट स्टार्ट टू स्लाइड ड्यू टू इट्स ओन वेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। मतलब बॉडी जब डाउनवर्ड मूव करती है, मतलब बॉडी ने स्लाइड करना आरम्भ कर दिया, नीचे की ओर आना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसको हम लेंगे बोले एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब देखिए हम फार्मूलों के सामने आते हैं, आपके सामने फटाफट फार्मूले कर देते हैं। पहला फार्मूला हमारे पास है व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव। देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन होगी हमारे पास और ये क्या है, कोई बॉडी रखी है, तो जैसे ही बॉडी ये नीचे की ओर आना शुरू कर देगी, द स्टैटिक फ्रिक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस का मतलब क्या होगा, स्टैटिक, ये एफ एस जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो जो हमारा ये एस स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एम जी क्या है, वेट आ जाएगा डाउनवर्ड जो हमने लिया था, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम होगा हमारे पास, क्लियर पॉइंट। देखिए हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यानी कि एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। और या हम ये रिलेशन भी हम लिख सकते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लेस देन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में आर, आर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल। और काइनेटिक फ्रिक्शन ये एक नंबर में आ सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जब वो खड़ा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया, और जब बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन घट गया ना, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। अब मान लो थीटा का एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा। और यदि अल्फा भी द एंगल ऑफ रिपोज, देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। एक बात याद रखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज, यानी कि एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल अल्फा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एफ आर किसके बराबर दिया जाता है हमारे पास, म्यू आर इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई आर, और जिसमें म्यू आर किसके कम, किससे कम है, म्यू के से, और इससे किससे कम, आर से। और म्यू आर का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, आर लगाएंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, एस लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, के लगाएंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। सिंबल हम उसी तरह से यूज़ करते हैं। आर क्या, रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी, ठीक है, और एफ आर इज द रोलिंग फ्रिक्शन। और देखिए जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला हमने जो शुरू में किया था वो क्या होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास, जो फ्रिक्शन होता है उसका मैक्सिमम डिवाइड बाई आर, या जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि यू एस, ठीक है ना, यू एस लिखते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल वो क्या आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या था हमारे पास, एम जी कोस थीटा, क्या था, एम जी कोस थीटा। देखिए फिगर में दिखाया ना नॉर्मल रिएक्शन, ये हम नॉर्मल लेते हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, एम जी की कोस थीटा के बराबर। ये एंगल क्या है, थीटा है हमारे पास, ठीक है। और फ्रिक्शन
का फार्मूला हमारे पास क्या है, म्यू आर, और आर क्या आ गया हमारे पास ये, तो म्यू आर जो ये है ना म्यू आर, देखो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो यानी कि ये वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो क्या बन गया, म्यू इंटू एम जी कोस थीटा हमारा ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। तो फिगर वही हमारे पास, व्हेन ए बॉडी मूव्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब नीचे की ओर जो आरंभ करती है वो विदाउट एक्सेलेरेशन, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है, एम जी साइन थीटा में से फ्रिक्शन घटा दो हमारा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया ना, इसलिए माइनस क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, और एम जी इंटू साइन थीटा माइनस, अब एफ की वैल्यू रख दो, एफ क्या होता है, म्यू कोस थीटा, ये एफ की वैल्यू आ गई ना, तो एफ एस वर्क डन क्या था, फोर्स गुणा डिस्टेंस होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स गुणा डिस्टेंस, और फोर्स क्या है हमारे पास, देखिए ये आ गया, ये फोर्स है सारा, ये फोर्स हो गया, ऐसे कैसे गया, तो फोर्स गुणा डिस्टेंस, जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फार्मूले आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते रहिए, आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी जो है हल हो जाएंगी। व्हेन ए बॉडी मूव्स अप इन इंक्लाइंड प्लेन, पहले क्या था, बॉडी नीचे की ओर आ रही थी, अब बॉडी की साइड ऊपर की ओर जाएगी, तो फोर्स तो हमारे पास क्या रहेगा, एम जी साइन थीटा प्लस में एफ, देखिए क्योंकि अब ऊपर जाना शुरू कर देना तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा, जब नीचे आते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए प्लस एफ आ जाता है। ठीक है ना, तो प्लस एफ आने के बाद क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, देखिए एम जी साइन थीटा, तो ये हम एफ की वैल्यू वही हमारे पास म्यू कोस थीटा हो जाएगी, और इसमें से एम जी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो वर्क डन फिर वही हमारे पास सेम हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला फार्मूला है सेम, ये जैसे हमने ये किया है ना, तो ये भी सेम ऐसे ही होगा हमारे पास। और जब कोई बॉडी मूव करती है ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन हमारे पास ए हो और इंक्लाइंड वो प्लेन हो, इस तरह की प्लेन होती है, इंक्लाइंड प्लेन होती है, तो फोर्स हमने अभी देखा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन एम में प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये तीनों हमारे कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, तीनों कंपोनेंट क्या होंगे हमारे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन एम जी साइन थीटा, और एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, एफ क्या होता है, म्यू एम जी कोस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, अब तीनों में से एम कॉमन आ गया, तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। तो वर्क फिर वही वर्क डन क्या होता है, एफ होता है फोर्स गुणा डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और डिस्टेंस ये होगी, तो फोर्स गुणा डिस्टेंस, इसमें वैल्यू पुट करने से ये वर्क डन बन गया। देखिए वर्क डन, इसमें बार बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फॉर ए बॉडी ऑफ मास एम टू मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अब सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, कोई बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस तरह से देखिए ये सर्कुलर पाथ है हमारे पास, तो जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो जाएगी, सेंट्रीपिटल लगाओ या सेंट्रीफ्यूगल, कोई सा फोर्स लगा लो, फार्मूला हमारे पास एक ही है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी है v है, वो किसकी बराबर होती है, आर ओमेगा होती है, और ओमेगा क्या हो गया हमारे पास 2 पाई। ठीक है, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, देखिए इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली फोर्स की होगी ना डेफिनेशन, इसमें पुट कर दो, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। ठीक है ना, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी, और म्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, देखिए ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो जिसको हम म्यू से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर आर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए ओमेगा ना, और ये क्या है ओमेगा 2 पाई न्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन हमारी बन गई। क्लियर पॉइंट, ये देखिए क्या है, ये ओमेगा है ना, तो ये ओमेगा के स्थान पे यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर करने से। ठीक, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो, रिलेशन वही हमारे पास सेम, तो वही रिलेशन है, तो सेम वही बात रहेगी। ठीक है, व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m, किसी बॉडी का मास m दिया गया है, मूव अलोंग ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, तो इसमें हमारे पास कई पॉइंट बनते हैं, कोई बॉडी मूव करती है एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टी, जब हम लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है फोर्स किस तरह से रहेगा, तो फोर्स जो रहेगा हमारे पास उसमें हम निकालने का एक ही फार्मूला है हमारे पास, देखिए
ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। जब इस तरह का पॉइंट है, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल ए पार्ट ऑफ टेंशन T1 balances the weight of the body and the remaining part provide the necessary centripetal force। और वो हम लिखते कैसे हैं, उसमें ये इक्वेशन देखिए, T1 माइनस एम जी इजिकल टू एम वी स्केयर आर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखना है हमने। किसके बराबर रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्योंकि उसको बैलेंस कर देता है। तो ये एक्चुअल हमारी टेंशन ये रहेगी, ठीक है, ये एक्चुअल टेंशन में रहेगी और उसको किसके बराबर रख देंगे, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बराबर रख देंगे। दूसरा पॉइंट, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, एट द हाईएस्ट पॉइंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेट ऑफ द बॉडी टुगेदर प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तब हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वाइड, लोएस्ट पॉइंट पे तो डाउन हो जाता है ना, कम हो जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाता है। तो फार्मूला वही रहेगा, हम एम वी स्केयर डिवाइड बाय आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। अब थर्ड पॉइंट, so that the string does not slack at the highest point T2 is equal to 0, speed of the body at highest point V2 is given by, देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हाईएस्ट पॉइंट पर V is equal to √GR, V is equal to √GR, और स्पीड ऑफ द बॉडी एट लोवेस्ट पॉइंट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, V1 is equal to 5 × GR, ठीक है, ये लोवेस्ट पॉइंट पर निकालेंगे। और जब हमें टेंशन निकालनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट विच लोएस्ट पॉइंट, तो T1 इज इक्वल टू 6 mg। देखिए ये फार्मूले धड़ाधड़ यूज होंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। व्हेन ए बॉडी इज मेड टू गो राउंड ए वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अब तो पहले तो क्या थी, वो दूसरी सिस्टम से हमारे पास मूव कर रही थी, अब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड है हमारे पास। तब टेंशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, देखिए कोई स्ट्रिंग का मतलब कोई रस्सी धागा कुछ भी लगा लो, तो T1 क्या आ जाएगा हमारे पास, m × वी स्केयर आर प्लस में जी। देखिए यदि हम इसको खोलना चाहें तो अंदर हम मल्टीप्लाई करें एम वी स्केयर, ठीक है ना, डिवाइड बाई आर प्लस में एम जी। देखिए वही फार्मूला है हमारे पास सेम, ठीक है ना, जो हमने पहले फार्मूला किया था ना। देखिए वो ध्यान से एक बार हम आते हैं, ये बड़ा फार्मूला है, देखिए इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए इसने T1 इस साइड ले लिया और mg कहाँ, यहाँ पर चला गया, और m कॉमन ले लेता है वो, ठीक है ना। तो ये वही हमारे पास फार्मूला है, तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, हमने टेंशन देने का काम करना, लेने का काम नहीं करना आपको। और टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये फार्मूले को थोड़ा सोल्व कर दिया, तो ये जो हमारा सेकंड वाला फार्मूला है वो हो जाएगा हमारे पास। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, T2 ऐसे कैसे आ गया, बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर देना एम वी स्केयर डिवाइड बाई आर माइनस एम जी, तो वही सेम हो गया ना, T2 प्लस एम जी हो जाएगा, T2 प्लस एम जी। देखिए ये देखिए वही सेम फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास एक हैं, उसको सिंपली हल कर दिया गया है, ठीक है ना। अब निकालते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन टेक ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस आर without skidding when the coefficient of friction between the tire and the road is equal। तो coefficient of friction को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी निकालने के लिए, √μg_r, ठीक है। और एंगल यदि हमें निकालना है दोनों कर्व के बीच में, द एंगल थ्रो विच ए कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस आर शुड बी बैंक्ड so that vehicle can move with velocity v without skidding is given by। तो ये फार्मूला है। देखिए हमने जो है, वैसे ये बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट हमने जो हमने थ्योरी जब की है, तो ये सारे पॉइंट हमने क्लियर किए हैं, तो हम सिर्फ आपको अब फार्मूले याद करवा रहे हैं ताकि आपका समय बच जाए जब हम सोल्व करेंगे। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ए व्हीकल ऑन कर्व ट्रैक ऑफ रेडियस आर बैंक्ड विद एन एंगल थीटा इज गिवन बाई। तो यदि मैक्सिमम स्पीड कैसे देंगे, GR इंटू में म्यू प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा का अंडर रूट लेंगे या पावर 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू टेक ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस आर विद स्पीड u द साइक्लिस्ट मस्ट बेंड हिमसेल्फ थ्रो एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल सच दैट। तो ये फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई RG, ठीक है ना। कहीं पर हम ऐसे भी लिखते हैं वी स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना
तो आर जी टेंजेंट थीटा कर देते हैं, आर जी टेंजेंट थीटा भी हम कर देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो इसमें ये ऐसे किया है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना हमारी, देखिए ये, तो इसको जब इसने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये वी स्क्वायर एक साइड रह जाएगा ना, तो इसके बाद इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल विदाउट फ्रिक्शन दैट कैन नेगोशिएट ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर एंड बैंक्ड एट एंगल थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम जो हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे हमने आपको बिल्कुल सारे जो हैं क्लियर करा दिए हैं। तो जैसे अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको जो है प्रॉब्लम को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने इस टॉपिक को आपके सामने रख दिया है। तो जो अभी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी गई हैं उनको जो आप अच्छे तरीके से कीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तो तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।